हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जुट्ठन। ये बिहार बोर्ड के चैप्टर है। तो हम लोग इसके हिंदी के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी ही दारुण घटनाएं घटती हैं। बाल सुलभ मन पर बीतने वाली हृदय विदारक घटनाएं लेखक के मन पटल पर आज भी अंकित है। विद्यालय में प्रवेश के प्रथम ही दिन हेडमास्टर बड़े बेअदब आवाज़ में लेखक से उनका नाम पूछता है, फिर उनकी जाति का नाम लेकर तिरस्कृत करता है। हेडमास्टर लेखक को एक बालक नहीं समझकर उसे नीच जाति का कामगार समझता है और उससे शीशम के पेड़ की टहनियों का झाड़ू बनवाकर पूरे विद्यालय साफ करवाता है। बालक की छोटी उम्र के बावजूद उससे बड़ा मैदान भी साफ करवाता है, जो काम चूहड़े जाति का होकर भी अभी तक उसने नहीं किया था। दूसरे दिन भी उससे हेडमास्टर वही काम करवाता है। तीसरे दिन जब लेखक कक्षा के कोने में बैठा होता है, तब हेडमास्टर उस बालक की गर्दन दबोच लेता है तथा कक्षा से बाहर लाकर बरामदे में पटक देता है। उससे पुराने काम करने के लिए कहा जाता है। लेखक के पिताजी अचानक देख लेते हैं। उन्हें यह सब देख करते हुए बेहद तकलीफ होती है और वे हेडमास्टर से बकझक कर लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर लिखिएगा, लेखक के हेडमास्टर कलीराम ने लेखक से सारे विद्यालय में झाड़ू लगवाई। यह उसका तीसरा दिन था। उससे आंखों से आंसू झड़ रहे थे। वह कराह रहा था और झाड़ू लगा रहा था। सहसा उसके पिताजी स्कूल के पास से गुजरे। ये दृश्य देखकर रुक गए। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी यह क्या कर रहा है। पिताजी को देखकर लेखक जो है भपक पड़ा। पिताजी स्कूल के मैदान में लेखक के पास आ गए और पूछा, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ है। लेखक की हिचकियाँ बंध गई। हिचक हिचक कर पूरा विवरण उसने बता दिया। 3 दिन से झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते हैं। पिताजी ने उसके हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उससे आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने कमज़ोर बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी मूछें जो है गुस्से से फड़फड़ाने लगी। वे चीखने लगे, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। पिताजी का शब्द पूरे प्रांगण में गूंज गया था। उसको सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कालीराम ने गाली देकर लेखक के पिताजी को धमकाया था, पर लेखक के पिताजी पर धमकी का कोई प्रभाव नहीं था। उस रोज जिस साहस और हौसले से लेखक के पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, यह लेखक कभी भूल नहीं सका। ठीक है। अगला प्रश्न है, बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, बचपन में लेखक के साथ अनेक घटनाएं घटती हैं, जिसमें स्कूल की घटना सबसे ज़्यादा मार्मिक एवं प्रभाव वाली है। लेखक जैसे ही स्कूल जाता है, हेडमास्टर नाम पूछने का तरीका बेहया की तरह है। ऊंची आवाज़ में बोलकर पहले किसी को धमकाया जाता है। हेडमास्टर जो है उसी तरह नाम पूछता है। यह बिगाड़ लेने का एक तरीका भी है। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि व्यक्ति को कायदे और अदब बहुत जल्दी कायर बना देते हैं, और वह भी बालक मन जिसमें अपार संभावनाएं हैं। एक घृणित विकृष्ट समाज से छूटने की छटपटाहट गहरा असर कर जाती है। बालक मन फिर मेधावी नहीं बन पाता है। जब मन में जो है भय का संचार हो जाता है, तो यह बात मन के घर कर ग्रंथि का रूप ले लेती है। समय समय पर वह भय किसी कार्य को रोकने पर काम करता है, प्रतिभा का दमन करता है। लेखक जिस समाज का सदस्य है, वह वर्ण पर आधारित है, कर्म पर नहीं। अतः उसकी प्रतिभा को वर्ण का नाम देकर भी दबाया जाता है। कमजोर वर्ग के होने के कारण उसे बेगार भी लिए जाते हैं। सही पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि घर का सारा काम करने के बावजूद 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं होती। नसीब में होता है तो सिर्फ जुट्ठन। हम जिस समाज के सदस्य हैं वह परंपरावादी है, और यहाँ वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज होने के कारण उच्च वर्गों में बैठे रहने वाले काम अपने जिम्मे ले लिए और निकृष्ट कार्य जो है दलितों के हाथ में दे दिए। काम के बदले में सही पारिश्रमिक नहीं दिया।
लेखक के जीवन में भाभी की बात का बहुत गहरा असर पड़ता है और इस दलदल से निकलने में प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे से उगने लगते हैं? इसका उत्तर लिखिएगा, उसके साथ जो भी हुआ, जो भी अपमान सहना पड़ा, जो भी काम करना पड़ा और समाज का क्रूर भयानक चेहरा देखना पड़ा, यह सब याद आते ही उसके भीतर कांटे से चुभने लगते हैं। उसके परिवार के सदस्य सफाई का काम करते थे। 10-12 पशुओं का गोबर कूड़ा साफ करना, जाड़े बरसात में भारी असुविधा महसूस करना, किंतु पारिश्रमिक मात्र 5 सेर अनाज और 2 जानवर के पीछे मिलता था, वह भी फसल पर। दोपहर को जो है भूसी मिलाकर बनाई गई रोटी या जुट्ठन मिलती थी। शादी ब्याह के समय जूती पतलों से उनका निवाला चलता था। पूरी के बच्चे कुछ टुकड़े जो है, एकाध मिठाई का टुकड़ा, जरा सी बच्ची सब्जी पत्तल पर पाकर जो है उनकी आंखें खिल जाया करती थी। पूरियाँ सुखाकर रख ली जाती थी। वर्षा काल में उन्हें उबालकर नमक तथा बारीक मिर्च के साथ बड़े चाव से खाते थे। कभी कभी गुड़ डालकर उसे लुगदी जैसी बनाई जाती थी, जो अमृत पान से कम प्यारा नहीं था। यही था लेखक का घोर अपमान, तिरस्कार, प्रताड़ना का जीवन। यहाँ जो है जुट्ठन ही अमृत तुल्य थी। जो जुट्ठन को बड़े लोग फेंक देते थे, उसके वो बटोर लेते थे। क्या था परमात्मा का यह क्रूर न्याय? अगला प्रश्न है, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने का कीमत मात्र जुट्ठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। इसका उत्तर लिखिएगा, अभाव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। अभाव की हालत में जो कुछ भी उपलब्ध हो जाता है वह अमृत तुल्य माना जाता है। अमीर और गरीब में काफ़ी अंतर है। अमीर कुछ भी नहीं करता, फिर भी उसके चारों ओर ढेरों सुविधाएं हैं। गरीब कठोर परिश्रम करता है, फिर भी उसकी भरपेट रोटी नहीं मिलती। वह क्या करे? जो भी उसके पास उपलब्ध है वह अमृत है, फिर चाहे जुट्ठन ही क्यों ना हो। पश्चाताप क्यों? जब कुछ उपलब्ध है ही नहीं तो फिर मानव जो है पशु का जीवन जीता है। मानव को श्रेष्ठतम अलंकार माना जाता है प्रकृति का, और पर उनके घरों में जाकर देखिए तो पता चलेगा। एक तो गरीब, दूसरी नीच जाति, मानो उसमें मनुष्य के गुण हैं ही नहीं। यही तत्कालीन समाज जो है सोचता रहा है। दूसरी ओर गरीब और निम्न तबके के व्यक्ति यही सोचते हैं कि उन्हें बनाया ही गया है इसलिए, इस हेतु नहीं है। इसके अलावा वे कर ही क्या सकते हैं? कहाँ से पूरी खा सकते हैं? रही गालियों में बात, यह भी अपना धर्म मानते हैं। बाहुबलियों का धर्म है गाली देना, और निम्न व्यक्तियों की नियति है सर झुकाकर उन्हें सहना। विरोध किया तो उन पर जूतों की बौछार हो उठती है। वे कुछ भी नहीं कर सकते। संगठन वहाँ है ही नहीं, शिक्षा पाकर कुछ बनने का साधन वहाँ है ही नहीं, फिर काहे का पश्चाताप और काहे की शर्म। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाता है? इसका उत्तर लिखिएगा, सुरेंद्र ने कहा था, भाभी जी आपके हाथ का खाना बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। यह कथन लेखक को विचलित कर देता है। कारण सुरेंद्र के दादा और पिता की जुट्ठन पर लेखक की बचपन बीता था, और उस जुट्ठन की भी कीमत थी। पूरे दिन हो हार तोड़ मेहनत, साथ में भन्ना देने वाली दुर्गंध, साथ में गालियाँ, धिक्कार। सुरेंद्र की बड़ी बुआ की शादी थी। सारे परिवार ने कठोर श्रम किया था। जब बारात खा चुकी तो लेखक की माँ ने कहा, चौधरी जी अब तो सब खाना खा के चले गए, मारे जागतों को भी तो एक पत्तल पर धर कर कुछ दे दो। वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। चौधरी ने पत्तल तो नहीं दी, साथ ही उन्होंने जूती पत्तलों से भरी टोकरी की तरफ इशारा करके कहा, टोकरी भर के तो जुट्ठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चुहरी, उठा टोकरी दरवाजे से चलती बढ़। क्या यह सब भूला जा सकता था? यह घटना उस समय उसकी आंखों में सामने साकार उठी। यही कारण था कि लेखक जो है सहस जो है विचलित हो उठा। अगला प्रश्न है, घर पहुंचने पर लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि को देखकर उसकी माँ क्यों रो पड़ती है? इसका उत्तर लिखिएगा, लेखक अपने बचपन में परिवार का सर्वाधिक लाडला था। उसका परिवार गालियाँ खाकर भूखे सोना मंजूर कर सकता था, पर वह यह नहीं चाहता था कि यह लाडला ओम प्रकाश उसके घृणित पेशे में उतरे। एक दिन व्यवस्था आ ही गई थी।
एक बैल मर गया। पिताजी और भाई जो बड़ा भाई जो है बाहर थे, उसके और उस बैल की खाल उतारनी थी। देर होते ही गिद्ध उसको विकृत सा कर सकते थे। लेखक चचा के साथ खाल उतारने गया और खाल को चादर में बांधकर चचा ने थोड़ी दूर तक पहुंचा दिया था। भारी गठरी जो है उठाना लेखक के बस की बात नहीं थी, फिर भी उसको उठानी पड़ी। घर तक पहुंचते पहुंचते उसकी टांगें जवाब दे गई थी। लग रहा था अब गिरा। उसको उस हाल में देखकर उसकी माँ रो पड़ी थी। वह सिर से पैर तक गंदगी में डूबा था। बड़ी भाभी ने भी कहा, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न धकेलो। उसकी माँ रोई थी परिवार की बेबसी पर, लाचारी पर, जिसके कारण वह यह घृणित विषय में अपनाना पड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्याख्या करना है। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था सब। पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में, तो इसका उत्तर लिखिएगा। व्याख्या में प्रस्तुत पंक्तियां विख्यात दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथात्मक विवरण जुट्ठन से उद्धृत हैं। ये पंक्तियां तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की विसंगतियों व विपरीतताओं पर प्रहार करती है। यह समाज श्रम का मूल्य कभी भी नहीं आंक सका है, आज भी यही स्थिति है। इसका कारण है शोषण की प्रवृत्ति और क्रूरता। लेखक की परिवार, माँ, भाई, बहन और भाभी तगाव के यहाँ साफ सफाई का काम करते थे और उनके पशुओं का गोबर भी उठाते थे। लगभग 10 से 15 पशु होते थे। उसका पारिश्रमिक मिलता था मात्र फसल के समय 2 जानवर के पीछे 5 सेर अनाज। विद्यालय में जो है उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। 3 दिन तक सारे स्कूल की सफाई कराई गई। जीवन में 2 स्थितियाँ होती है, एक नियति, दूसरी अत्याचार। यहाँ दोनों ही थी, पर क्रूरता सहित अत्याचार अधिक था। हेड मास्टर का व्यवहार, श्रम का पारिश्रमिक न मिलना और शादी विवाह में बड़ी दावत में भी 2 छोटे बच्चे को एक पतल न देना, यह घोर अन्याय व शोषण ही है। श्रम इस कारण मूल्यहीन था। वे जानते थे कि इनकी यह व्यवस्था है, ठीक है। साथ ही वे यह भी जानते थे कि जब ये भूखे मरेंगे तब भी हमारे यहाँ शर्तों पर काम करेंगे। अगर पनप गए तो फिर यहाँ क्यों आएंगे काम करने। अगला प्रश्न है, लेखक की भाभी क्या कहती है, उनके कथन का महत्व बताइए। इसका उत्तर लिखिए। गांव में ब्रह्मदेव तागा का बैल खेत से लौटते समय मर गया। मरे पशु की खाल उतारकर उसको बेचकर कुछ रुपए मिल जाते थे। आज लेखक के पिताजी और बड़े भाई जो है घर पे नहीं थे। अगर देर हो गई तो गिद्ध उसकी खाल खराब कर देंगे। अतः चाचा के साथ लेखक को भेजा गया। खाल उतारकर एक चादर में बांध दी गई और थोड़ी दूर तक चाचा ने वो गठरी धोई, फिर वह छोड़ दी और लाखों मिनटों के बाद भी उनका दिल नहीं सीजा। मजबूरी में जो है लेखक उसको लाद कर चला। जब वह घर पर पहुंचा तो उसकी हालत बड़ी खराब हो चुकी थी। उसकी दुर्दशा देखकर लेखक की माँ तो रो पड़ी थी। उसकी भाभी ने कहा था, इनसे यह ना कराओ, भूखे रह लेंगे, उन्हें इस गंदगी में न घसीटो। लेखक पढ़ रहा था। उस समय कक्षा 9 में आ गया था। साथ ही वह घर भर का लाडला था। परिवार को यह आभास हो रहा था कि शायद यह पढ़कर कुछ बनेगा। अतः यह कोई नहीं चाहता था कि वह अपने पैतृक व्यवसाय में पढ़े और संस्था रहे। कुछ त्याग करके ही जो है कुछ मिलता है, और मिला भी। काश भाभी की सोच ऐसी न होती तो लेखक के हाथ में जो है, हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं, तो उसके हाथ में लेखनी न होकर आज छुरी होता। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस आत्मकथांश को पढ़ते हुए आपके मन में कैसे भाव आए, सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला अंश कौन है, अपनी टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर लिखिएगा। वैसे तो आत्मकथात्मक अंश जो है अंश के कई प्रसंग बड़े मार्मिक हैं, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रसंग है स्कूल की सफाई करना, वह भी पूरे क्षेत्र और लगातार 3 दिन। यह प्रसंग कुछ प्रश्न छोड़ जाता है। लेखक दलित था और उस काल में जो है उनके साथ अमर्यादित, अवांछित, क्रूरतम व्यवहार किया जा सकता था। शिक्षा का मंदिर भी उच्च नीच की भावना से परिचालित था। अध्यापक भी सत्य व न्याय की पक्षधर नहीं रह गया है और अधिकार मद व्यक्ति को उन्मत्त बना देता है। हेड मास्टर का क्या अधिकार था ओम प्रकाश से झाड़ू लगवाना? वह पढ़ने आया था। यह समाज की क्रूरता, शोषण और अत्याचार का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
यह प्रसंग हमें जो है क्या किसी भी बुद्धिजीवी को उल्लेखित कर सकता है। ठीक है, तो ये रहे आपके टोटल 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।